सिर्फ तारीख नहीं बताते, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक फिल्म आई है जय भीम और इस फिल्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और फिल्म के रिलीज होने के बाद ही नहीं, जब यह फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था, पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, तो एक बहुजन समाज के बीच में, खासतौर पे आम्बेडकरी समाज के बीच में, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के बीच में एक चर्चा चल पड़ी थी। लोगों को लगा था कि एक फिल्म जय भीम नाम से आ रही है और इसमें काफी चीजें आंदोलन के बारे में बताई जाएगी। फिलहाल वो फिल्म दर्शकों के सामने है, अमेज़न पे रिलीज हो चुकी है और लोग देख भी रहे हैं और सराहा भी जा रहा है। और निश्चित तौर पे फिल्म जिस तरीके से बनी है, फिल्म काबिल-ए-तारीफ है। लेकिन कुछ लोग यह आपत्ति उठा रहे हैं, यह बात कह रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को का नाम जो है वो जय भीम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस फिल्म में उस जैसा तो कुछ है नहीं। देश के जाने-माने समाजशास्त्री हैं और जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग के चेयरमैन और प्रोफेसर हैं डॉक्टर विवेक कुमार। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सवाल उठाया है सीधे तौर पे कि जय भीम लोगों की भावना से खिलवाड़ तो नहीं। लोग जय भीम पिक्चर की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, तो यह बताएगा कि आखिर इस पिक्चर का नाम जय भीम क्यों रखा? क्या इसमें बाबा साहब द्वारा दी गई सीख है, शिक्षित बनो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और एक राजनीतिक दल के झंडे तले संगठित हो, या फिर बुद्ध धम्म है? हमारे साथ इस बातचीत में प्रोफेसर विवेक कुमार ही हैं, क्योंकि ये सवाल सीधे तौर पे उन्होंने उठाया और हम सीधे उनसे, सर स्वागत है आपका। सर थैंक यू आपको अशोक। आपको सूर्या की फिल्म आई है जो कि तमिल और हिंदी दोनों में रिलीज हुई है, लोग देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। आपको फिल्म से क्या आपत्ति है? आपका ट्वीट मैं देख रहा था। जी। नहीं, देखिए अशोक जी, हमको आपत्ति फिल्म से नहीं है, क्योंकि फिल्म आदिवासी भाइयों पर है जो कि हमारे अपने बहुजन भाई हैं और उनके अधिकारों को कोई भी उठाता है तो इसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए। तो उस हिसाब से कथानक को लेकर के मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मैंने केवल इतनी टिप्पणी की है कि आखिर इस फिल्म का शीर्षक और इसके कथानक में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या वास्तविकता जय भीम को, जो जय भीम शीर्षक रखा गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं। अक्सर ये होता है कि थ्री इडियट जैसी फिल्म है या कभी खुशी कभी गम देख लीजिए आप। इन फिल्मों के अंदर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख लीजिए, फिल्मों के अंदर एक टाइटल होता है और उसके कथानक में सीधे सीधे रिश्ता दिखाई पड़ता है। हमें अपनी तरफ से नहीं देखना है, बल्कि दिखाई पड़ता है। ये नहीं कि हमें देखना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर ये दिखाई पड़ा, नहीं, वो स्वतः परिलक्षित होता है। इस बात को लेकर के मैंने प्रश्न उठाया कि जय भीम में और इस पिक्चर के कथानक में क्या संबंध है, इसकी हमें पड़ताल करनी चाहिए। क्या ये केवल हमारी भावनाओं का दोहन तो नहीं, या सचमुच इसके अंदर जय भीम कथानक को लेकर के कुछ और भी आगे कहा गया है? हाँ, तो सर मैं यह समझ रहा हूँ कि फिल्म का नाम जय भीम है, तो एक अम्बेडकरवादी होने के नाते किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि किसी ना किसी रूप में बाबा साहब की बात, बाबा साहब को जो हम संबोधित करते हैं अम्बेडकरी समाज के लोग, वो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह तो हुआ है जय भीम में। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली पिक्चर है जी। दलितों के कथानक पर, आदिवासियों के कथानक पर। अगर आदिवासियों के कथानक पर सीधे सीधे ले लें तो सन 80 के दशक में मृगया ही बन गई थी और मृगया के जो मेन कैरेक्टर थे वो मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे, जो बाद में फ्लेम पॉइंट एक्टर बन गए। तो
उसकी शुरुआत वहां से हुई। और दलित पटकथा जिसमें कथानक हुआ करता था, 1936 36 में 1936 में पहली पिक्चर बनी थी अछूत कन्या, सीधे सीधे नाम ही उसका अछूत कन्या था। फिर 1959 में सुजाता बनी, और उसके बाद लगातार, अगर बहुत अच्छा आप डायरेक्टर देखें तो सत्यजीत रे ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री और टेलीफिल्म बनाई जिसका नाम सदगति था, और उसके अंदर सीधे सीधे नायक दलित था। 2000 में तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ही पिक्चर बन गई, जिसमें खुद वो नायक हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दूसरी पिक्चरें आई हैं, जैसे आर्टिकल 15 हुआ, राजनीति हुई, इसके अंदर जो दलित एक्टर या दलित कहानी है जरूर, लेकिन इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर जैसा नायक नहीं है। तो हमें हमें ये पड़ताल करनी चाहिए कि जय भीम के अंदर जो नायक है उसकी अस्मिता क्या है, क्या वो दलित है? और अब 21वीं शताब्दी में बाबा साहब अंबेडकर जब आंदोलन चला रहे थे 1919 से, अगर हम उनका मान लें तो आज 102 वर्ष हो गए उनके। हाँ, और क्या हमारे बीच में कोई नायक ही नहीं पैदा हुआ? हमारे बीच में फूले, साहू, ये सब नायक हैं। मान्यवर काशीराम नायक हैं, बहन मायावती नायक नायिकाएं हैं। तो क्या हमें ऐसी पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए जिसमें खुद दलित नायक है, और नायक हमें जीतता हुआ, हमारे समाज को जीतता हुआ दिखा रहा है? सर, इसमें एक सवाल यह भी आता है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं कि फिल्म का नाम जय भीम नहीं होना चाहिए, तो तमाम चैनलों पे, तमाम यूट्यूब्स पे, तमाम सोशल मीडिया पे लगातार इस बारे में बात हो रही है, लेकिन इस बात पे और किसी ने सवाल आखिर क्यों नहीं उठाया कि फिल्म का नाम जय भीम क्यों है? जिसपे जो नहीं, सवाल मैं आप यही उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से और दलित दस्तक का ये कर्तव्य बनता है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग किस प्रकार एक फिल्म को देखेंगे, क्या नजरिया होगा। मुझे लगता है कि आपका दायित्व बनता है, और उस दायित्व के तहत मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आखिर जितने भी फिल्म क्रिटिक हैं, चाहे उन्होंने पत्रकारिता के तौर पर पेपर में लिखा हो, न्यूज़पेपर में लिखा हो, चाहे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे क्रिटिक जय भीम चिल्ला रहे हैं, क्या उन्होंने, और जो टेलीविजन चैनल है, क्या उस चैनलों पर एक बार भी ये प्रश्न उठाया कि आखिर जय भीम इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जय भीम से इसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट भी बात मैं बताना चाहता हूं कि पिक्चर जब खत्म हो जाती है तो उसमें एक बात आई, उसमें लिखते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, उससे इनको बहुत मदद मिली समझने में केसेस को। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के 21 वॉल्यूम आए हैं, ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिससे कि गुरु को मदद मिली कि जो है वो समझ जाएं? ये कौन सा ऐसा है? क्योंकि बाबा साहब ने 15वें अपने इंग्लिश के राइटिंग एंड स्पीचेस के 15वें वॉल्यूम में तो मराठी और इंग्लिश डिक्शनरी लिखी, क्या उससे भी ये समझ रहे थे क्या? तो इसलिए ये केवल और केवल जो लीपा पोती की गई है अंत में, जिससे कि हम लोग भड़के ना, दलित लोग भड़के ना, और उसको देखते रहें उसी भावना के साथ। जी। हाँ सर, आपने सवाल उठाया कि हमारी भावनाओं का दोहन है ना? तो पिछले कुछ समय में यह देखने में आया है कि लगातार मतलब जय भीम का संबोधन बढ़ा है। वो तमाम ऐसे लोग भी लगाते हैं जिनका अम्बेडकरी विचारधारा से, इस मिशन से कोई संबंध नहीं है। वो चाहे राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल होता हो, बड़े-बड़े नेता लगाते हो, या फिर सामाजिक मंचों से। कई फ़िल्में भी ऐसी बनी हैं, जैसे अभी और कई फ़िल्में भी ऐसी बन रही है जिसमें एक दलित कैरेक्टर को लेके या फिर जय भीम को लेके उनकी तस्वीरों को दिखा के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों को सामने ला के रखा जा रहा है, और उसको ट्रेलर में, जब उसका टीज़र ट्रेलर रिलीज़ होता है तो उसमें प्रमुखता से दिखाया जाता है, और तुरंत उसके दूसरे दिन से ही दलित समाज के भीतर, अम्बेडकरी समाज के भीतर एक चर्चा हो जाती है शुरू। तो क्या यह जो तरीका है वह इसलिए किया जा रहा है कि फ़िल्मों को प्रचार मिले और एक समाज उस फ़िल्म को लेके फ्री में प्रचार करता रहे, ढोल बजाता फिरता रहे कि ये फ़िल्म आ रही है, फ़िल्म आ रही है, और उससे
जो बनाने वाले हैं उनको व्यावसायिक लाभ मिले? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, और मैं इस बात को कहना भी चाह रहा था कि देखिए, अगर आप वास्तविकता में दलित समाज के अंदर जो विकास हुआ है, जो आर्थिक दृष्टि से विकास हुआ है, और दूसरी तरफ राजनैतिक जो उसकी मंशा का विकास हुआ है कि नहीं, वो भी अपने नायकों को देखना चाहता है और वो नायकों को कार्यवाही करने देखना चाहता है। ये नहीं कि नायक अब दलित समाज रोता पिटता गाता मरता हुआ या उस पर मार पड़ रही, ये नहीं देखना चाहता। वो ये भी देखना चाहता है कि उसके नायक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनको न्याय दिला रही हो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मंशा बलशाली हुई है, बलवती हुई है, और इसको देख करके जो बाजार है, चाहे वो साहित्य का, दलित साहित्य बड़ी दृष्टि में लिखा जाने लगा है और हर आदमी कह रहा मैं दलित दलित साहित्य लिख सकता हूं। तो एक तरह से उसका बाजार, और अब सेलुलॉइड पर अभी अंबेडकर एक सीरियल जो चल रहा था FTV पर, उसकी भी जो सफलता है, आर्थिक सफलता है, इस बात को प्रमाणित कर रही है कि दलितों के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिसकी परचेजिंग पावर, खरीदारी क्षमता बढ़ गई है। और इसलिए अब हम ये देखेंगे कि लगातार लोग उसका दोहन करेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में उनको न्याय मिलेगा? जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक लोग अब बाबा साहब अंबेडकर का नारा लगाने लगे, जय भीम करने लगे, और 14 अप्रैल भी वो लोग मनाने लगे हैं, अपने कार्यालय में वो तस्वीर लगाने लगे हैं। लेकिन बाबा साहब की तस्वीर लगाना, बाबा साहब का जय भीम करना, ये बात नहीं है कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ है। हमको देखना पड़ेगा कि वह जब जब समाज पर विपदा आती है तो वो हमारे साथ खड़ा है या नहीं है, या उसने समाज के अंदर और कोई कार्य किया है या नहीं किया। जी जी। तो सर, अभी हम फिल्म की बात कर रहे थे, तो अगर फिल्मों के इतिहास को देखें तो आप किन फिल्मों को श्रेणी में रखना चाहेंगे जिसमें सचमुच में दलित मुद्दों को उठाया गया है और जिनके बनने से कुछ मैसेज गया है? देखिए, हम इसमें जो है दलित पर बनी फिल्मों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जी। एक में दलित महिलाएं पीड़िता रही हैं और सवर्ण पुरुष आकर के उनको उद्धारित करता है, जैसे कि अछूत कन्या, जिसमें कि वो दलित थी, सुजाता में वो दलित थी। इसी तरह लज्जा फिल्म को ले लीजिए, उसमें भी एक दलित महिला होती है और सवर्ण लोग आकर के बाकायदा उनका उद्धार करते हैं। तो ये श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है जिसमें दलितों की लड़ाई सवर्ण समाज के लोग लड़ते हैं, और वो अक्सर होता है कि वो हीरो, जैसे कि उसमें आर्टिकल हम 15 को रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग लगान को रख सकते हैं। लगान में आप देखेंगे कचड़ा का कैरेक्टर है, प्रेम रोग हो गया, उसमें भी शम्मी कपूर को दिखाया गया है। जी। तो वो लड़ाई जो है वो नहीं, मैं ये कह रहा था कि दलितों की लड़ाई सवर्ण समाज के लोग लड़ रहे हैं, ये अलग एक मौजू है कि दलित जो उसमें है, कचड़ा है, लेकिन सर जो मारेगा वो भुवन ही मारेगा, यानी कि जीत जो दिलाएगा वो सवर्ण दिलाएगा, लड़ाई कचड़े की जो है दो लड़ेगा। लेकिन तीसरी तरफ एक है कि जिसमें दलित एक्टर नायक है, वो जीत दिलाएगा, वो उनके लिए इस प्रकार का प्रबंध करेगा कि वो उसमें निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर जब्बार पटेल ने की। जबकि वो पिक्चर मुझे बहुत रिसर्च वाली नहीं लगी, लेकिन फिर भी दूसरी पिक्चर का मैं नाम ले लेना चाहूंगा, आक्रोश, जिसमें अजय देवगन होते हैं, दलित होते हैं। हाँ, और उसमें वो दलित होते हैं और उनसे सीधे सीधे उनका गुरु दक्षिणा मांगता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। वो ब्राह्मण होता है और वो जो है वो कहता है कि नहीं, छोटी लड़की से मेरी कोई शादी नहीं करेगा, और वो छोड़ देता है। वो त्याग है, लेकिन बाद में वही उस महिला का उद्धार करता है। तो ये जो फिल्म है ये बताती है कि दलित एक नायक है, निर्णायक भूमिका में है, और वही दलितों का उद्धार करेगा। हमारे यहाँ जो फिल्म है, जो लोग करते हैं कि इस तरह की बात
अपनी भावना में बह जाते हैं कि लड़ाई कोई लड़े, हम तो ताली बजा देंगे। ये अब दलित समाज सहने वाला नहीं है। दलित समाज को ऐसी पिक्चरें चाहिए जिसमें दलित समाज का ही नायक हो, वही निर्णय ले हो, वही जीत दिलाए और वही आगे का मार्ग प्रशस्त करे। तो ऐसी फिल्म में मैं बाबा साहब अंबेडकर और आक्रोश और कुछ हद तक आरक्षण को भी रखना चाहूंगा। जी। तो सर फिल्म जय भीम पे आते हैं। आपने इसको पूरा देखा? क्योंकि मैं कमेंट में भी देख रहा था, कई लोग उसमें लिख रहे थे कि आपको फिल्म देख के बात करनी चाहिए या फिर आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो आपने फिल्म पूरी देखी, जैसे आपने बताया, बातचीत हुई हमारी। तो आपको इस फिल्म में क्या लगा? आप एज़ अगर हम ये मान के चले कि आप इस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका रिव्यू क्या है इस फिल्म के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि एक फिल्म क्रिटिक की भूमिका क्या होती है। आपने अच्छा प्रश्न किया है। एक फिल्म की क्रिटिक की भूमिका ये होती है कि फिल्म के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है। हमें ये नहीं बताना है कि इसके अंदर ये हो रहा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो। हम अम्बेडकरवादी हैं और इसलिए हम उसका मतलब लगा लेंगे कि उस पर पढ़ते हुए बच्ची को अगर कोई दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये दिखाई पड़ रहा है। या उसके अंदर कोई कोर्ट रूम का ट्रायल चल रहा है, संविधान में अगर कोई विश्वास कर रहा है तो इसका मतलब वो बाबा साहब को मानने वाला है। अरे, संविधान में मानने वाले तो पूरे भारत के लोग हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हम प्रतीकों को, चिन्हों को, उसकी पड़ताल करें तो हमको मार्क्सवाद की झलक ज्यादा दिखाई दी। हमको बाकायदा मार्क्सवादी झंडे दिखाई दिए जिनके अंदर हथौड़ी और हसिया का निशान होता है, लाल रंग का निशान होता है। हमें लाल रंग के गमछे पहने हुए, दाढ़ी बढ़े हुए नेता दिखाई दिए। हमको कॉमरेड कहते हुए बाकायदा हीरो दिखाई दिए। हीरो ने कॉमरेड की बात कही। उसी के अंदर हमको मार्क्स का एक स्कल्पचर, उसी के कमरे में, उसी की दीवार पर मार्क्स का स्कल्पचर लगा हुआ और उसके ड्राइंग रूम के छोटे से टेबल पर छोटी सी लेनिन की भी मूर्ति दिखाई पड़ी। इतने सारे प्रतीक, कॉमरेड से लेकर के और लाल झंडे तक, और एक पार्टी की राजनीति की बात मार्क्सिस्ट झंडे के साथ, इतना सब कुछ होते हुए भी तो मुझे तो यही लगा कि भाई ये तो सीधे सीधे जो है, और ये बात भी सही है कि मार्क्सवादियों के ने ट्राइबल्स के बीच में काम किया, ये बिल्कुल तथ्य है। तो इसलिए जय भीम रख देना और जय भीम बता लेना, मुझे लगा कि केवल और केवल ये भावनाओं का दोहन है अम्बेडकरवादियों का। सर, आप बार बार भावनाओं के दोहन की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो जो अम्बेडकरी समाज है, जब इस तरह की फिल्में आती हैं, जैसे आर्टिकल 15 आया था तो भी इस तरीके की बात चली थी, ये फिल्म आई है तो भी वही बात शुरू हुई है। तो जब इस तरह मैडम सीएम भी आई थी। हाँ, मैडम सीएम भी आई थी। मैडम, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए, उनको क्या समझना चाहिए? क्योंकि अमूमन सिर्फ जय भीम सुन लेने से या फिर बाबा साहब की एक तस्वीर देख लेने से ही यह समाज बिल्कुल बहुत वो हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है। तो उनको क्या सोचना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि भावनाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सचमुच केवल तस्वीर पर बह जाएंगे, अगर केवल तस्वीर पर या नाम लेने से या जय भीम के नारे से ही बह जाएंगे, तो मुझे लगता है आपका हमेशा दोहन होगा, शोषण होगा। इससे बचने के लिए हमको जो है ये देखना चाहिए कि ये भी एक दूसरी फिल्म है और उस दूसरी फिल्म की तरह उसका आनंद लेना चाहिए। उसके अंदर बहुत मायने या बहुत मीनिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। हमको उसको एंटरटेनमेंट, अपना जो एंटरटेनमेंट है उसको कर लेना चाहिए। आप इस पिक्चर का जो जय भीम है, अगर आप इसको जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 देखें, वो भी कोर्ट रूम ड्रामा है। एक ही कोर्ट के अंदर पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है। तो ऐसा कौन सा जो है, हाँ ये बात दूसरी, अगर इस पिक्चर का नाम आदिवासी रख देते या लाल सलाम रख देते तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो है कारगर होता और आदिवासी भाई भी खुश होते। हाँ, आदिवासी भाई भी खुश होते कि नहीं, उनके समाज पर अगर इरुवर कास्ट जो है वो आदिवासियों में आती है तमिलनाडु के, अगर उस पर रख देते तो हमें ज्यादा खुशी होती और तब हम देखते अम्बेडकरवादियों का जो भावना है कि क्या अम्बेडकरवादी उसी चाव से
आदिवासी भी देखते और उसी बात से जो जो है डिस्कशन करते, डिबेट करते, जैसा कि आज कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि वो अपने प्रतीक के प्रति ज्यादा सजग हैं या ज्यादा भावना लिए हुए हैं, वास्तविकता से परे हैं। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिस पे लगातार बात हो रही थी, उसको इस दृष्टि से, इस तरीके से भी देखा जाना जरूरी था और अपने तमाम बातें क्लियर की।